हेलो एवरीवन। आज है 31 जुलाई और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 31 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जो गुलबीर सिंह है इन्होंने 10,000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। राजा मुथुपंडी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीता पुरुषों के 65 किलोग्राम की वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक पात्र छात्र मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कल के दिन भोगापुरम में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। और होंगशो में हुए आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 में ईशा सिंह ने महिलाओं को 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता है। ज्ञानेश्वरी यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में वेट लिफ्टिंग में महिलाओं की 53 किलोग्राम की कैटेगरी में सिल्वर जीता है। सर्वेश कुशारे ने कॉमनवेल्थ गेम्स में ऊंची कूद में जीता है सिल्वर मेडल। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों का अध्ययन करने वाला टैक्सस मिशन का अनावरण किया। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। ये क्वेश्चन हालांकि कल भी मैंने ऐड किया था, बाद में मुझे रिमूव करना पड़ा था क्योंकि यहाँ से एक कन्वेंशन का नाम मैंने गलत पढ़ दिया था। कोई बात नहीं, पीडीएफ में मैं ये अपडेट करके ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। पहला सवाल हमारा है, वेनेजुएला ने ऑफिशियली तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी से खुद को अलग करने का फैसला किया है। पूछा ये जा रहा है आईसीसी की स्थापना किस अंतरराष्ट्रीय संधि के तहत की गई थी। तो आंसर इसका रोम स्टैच्यूट है 1998 का। मैंने गलती से कल जेनेवा कन्वेंशन कह दिया था। देखिए कल मैंने ये भी आपको इसमें डिफरेंस बताया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये दोनों ही आपके हेग नीदरलैंड में है। दोनों में अंतर ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ही अलग है। वेनेजुएला ने अभी जुलाई के महीने में यूनाइटेड नेशंस को आईसीसी से अपनी वापसी की औपचारिक सूचना दे दी है। मतलब कि इस न्यायालय को जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसे वैश्विक दक्षिण के देशों के प्रति राजनीतिक रूप से पक्षपाती बताया है। यानी कि ये बताया है कि ये जो न्यायालय है ये पार्शियलिटी करता है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और ये नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराधों के जो मुकदमे हैं इस पर काम करता है। वेनेजुएला ने तर्क ये दिया है कि आईसीसी जो है ये अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों को असमान रूप से निशाना बनाता है और एक राजनीतिक संस्था बन करके रह गया है जो कि अब लंबे समय तक इसका पार्ट नहीं रहना चाहता है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका के मैप में कुछ यहाँ इसकी लोकेशन है। अटलांटिक ओशन से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। कैपिटल काराकस, करेंसी बोलीवर, स्पेनिश इसकी लैंग्वेज है। यहाँ रिसेंटली 7.5 और 7.5 तीव्रता का 7.2 है और 7.5 तीव्रता का जो भूकंप आया जो कि इसके 126 वर्षों में सबसे तेज तीव्र घटनाओं और भीषण आपदाओं में से एक गिना गया। यहाँ भारत ने हेल्प करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम ऑपरेशन अमस्ताद है। अगला सवाल है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किस एयरलाइन के साथ समझौता किया है। आंसर इसका एयर इंडिया हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इसके तहत इनक्रेडिबल इंडिया का प्रचार किया जाएगा। इनक्रेडिबल इंडिया यानी कि अतुल्य भारत का। एयर इंडिया के जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है, यहाँ पर जो टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है, इन सभी पर भारत के प्रमुख इनक्रेडिबल इंडिया जो कैंपेन है इसकी ब्रांडिंग और प्रचार सामग्री का प्रदर्शन करेगी एयर इंडिया। और चलो इंडिया अभियान का एकीकरण किया जाएगा। मतलब कि इसके तहत विश्व भर में रह रहे जो प्रवासी भारतीय प्रवासी हैं इन्हें भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनने और अपने गैर भारतीय मित्रों को भारत में घूमने के लिए प्रेरित करने के लिए संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भारत के टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। सवाल तीसरा है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत निधि उपयोग में कौन सा राज्य है जो कि पहले स्थान पर रहा। तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फंड के इस्तेमाल की जरूरी 75% सीमा को पार करने साथ ही दूसरी किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बना। पहली किस्त में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को 335 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस्तेमाल की गई राशि की यदि हम बात करें तो राज्य ने लगभग 260 करोड़ का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर लिया है जो जरूरी परफॉर्मेंस बेंचमार्क से ज्यादा है।
अभी है क्या, यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसका उद्देश्य कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों का विकास करके किसान की जो इनकम है इसे बढ़ाना। इसकी शुरुआत जो है ये अगस्त 2007 में, जब 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, इस दौरान शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि के क्षेत्र में 4% वार्षिक विकास दर हासिल करना। राज्यों को अपनी स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुसार जो भी स्कीम्स है ये बनाने और लागू करने की पूरी छूट दी गई। फसल कटाई के बाद, फसल कटाई जब हो जाती है तो उसके बाद की बुनियादी ढांचे जैसे कि इसका स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज और बाजार की सुविधाओं को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसानों को आधुनिक तकनीकों, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और खेती के नए तरीकों से कनेक्ट करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है, जिसकी कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। भारत का पहला ऑफ शोर एयरपोर्ट ही बनाने जा रहा है। इसने भारत की पहली पॉट टैक्सी परियोजना मुंबई में लॉन्च करी। पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा पवार हैं। वसई कैथेड्रल, इसे यूनेस्को अवार्ड प्रदान किया गया है, महाराष्ट्र में है। देश का पहला जाति मुक्त गांव है सौंदला। महाराष्ट्र ने भारत का पहला सरकारी मेनापॉज क्लिनिक लॉन्च किया है। बेलाग्राम, ये महाराष्ट्र में है। भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बना है। गणेशोत्सव को राज्य उत्सव के रूप में मनाए जाने का यहाँ फैसला किया गया। सतनावरी गांव को भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा। और पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया गया। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी मिली। देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, पहली एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, लेकिन सरकारी एआई यूनिवर्सिटी कर्नाटक में, याद रखना है। महाराष्ट्र ने स्कूलों में एआई को सामान्य तीसरी भाषा के रूप में लागू करने की भी घोषणा करी। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने किस प्रकार की करेंसी नोटों के लिए पायलट परियोजना शुरू करी है? तो ये शुरू की गई है पॉलीमर नोट्स के लिए। इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं पॉलीमर नोट्स होते क्या हैं। इजी लैंग्वेज में यदि मैं कहूँ तो इसे आप प्लास्टिक नोट भी कह सकते हैं। अभी वर्तमान में तो चलन में कागज के ही नोट है। तो ये जो पॉलीमर करेंसी है ना, ये पारंपरिक कपास की बजाय, कपास कागज के बजाय विशेष प्रकार के सिंथेटिक प्लास्टिक, जिसे आप बीओपीपी, अब ये बीओपीपी क्या है, तो बाय एक्सपीसी ओरिएंटेड पॉलीप्रोपाइलिन से ये बनाए जाने वाले बैंक नोट होते हैं। और वैसे ही आम बोलचाल की भाषा में इसे बैंक नोट भी कहा जाता है। इसकी खास विशेषताएं क्या है कि ये नोट पानी में भीगने से ना खराब नहीं होते और आसानी से फटते भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के इन नोटों की उम्र है जो कि लंबी होती है। जो कागजी नोट आप इस्तेमाल करते हैं इससे 2 से 4 गुना अधिक समय तक ये चल सकते हैं, है ना। तो अभी आरबीआई ने 10 और 20 के जो नोट हैं ये पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक करेंसी नोटों के जरिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इन नोटों को प्लास्टिक करेंसी यानी कि पॉलीमर करेंसी में बनाया जाएगा। तो ये कैटेगरी अभी फिलहाल 10 और 20 के नोटों के लिए रखी गई है। और लक्ष्य क्या है? टिकाऊपन, सुरक्षा सुविधाओं और असल इस्तेमाल के दौरान इनके प्रदर्शन की जांच करना। पायलट प्रोजेक्ट यानी कि करके देखते हैं, इसलिए छोटे नोटों के लिए लॉन्च किया गया है। आरबीआई का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1935 है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण इसका जो हुआ था 1949 में। कार्यालय जो है, इसका मुख्य कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है, दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो आंसर इसका 2500 हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की फाइनेंशियल हेल्प देगी दिल्ली गवर्नमेंट। वित्त वर्ष 26-27 के बजट में इस योजना के लिए लगभग 5110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके लिए क्राइटेरिया है 21 से 60 वर्ष तक की जो महिलाएं इस योजना के लिए पात्र होंगी। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी जो वार्षिक पारिवारिक आय है ये 2.5 लाख तक है। दिल्ली के कुछ करंट अफेयर पर नजर डालें तो यहाँ पर दिल्ली लक्ष्मी योजना, ये तो बदला हुआ नाम है। पहले इसका जो नाम था ये महिला समृद्धि योजना था। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में भारत का सबसे रहने योग्य शहर दिल्ली है। ओवरऑल कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क की कैपिटल है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र ये दिल्ली में है, जिसका नाम बदल करके कर्तव्य भवन क्षेत्र किया गया।
योगेश सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुलपति बने हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली होस्ट कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भूल जाने के अधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 से कनेक्ट किया। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बस सेवा दिल्ली में सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में शुरू की गई। कैच द रेन अभियान की शुरुआत यहाँ की गई। इसके तहत ऑफिशियली जल शुभंकर नीरा का अनावरण किया गया। अमेरिका में भारत के जो पूर्व राजदूत है तरनजीत सिंह सिंधु, इन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। मुख्य सचिव राजीव वर्मा है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त सतीश गोलचा, माफ कीजिएगा, दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी सीजीपी का जो यहाँ पर मार्च चल रहा था, मतलब यहाँ पर जो हड़ताल चल रही थी, हंगर स्ट्राइक भी चल रहा था, कुछ इसकी जो डिमांड थी, इसी बीच जो दिल्ली पुलिस के जो नए कमीशन है ये बनाए गए। इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। दिल्ली विधानसभा भारत की ऐसी पहली विधानसभा जो कि पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित है। अगला सवाल है, अभिनेता और निर्देशक जिनका नाम ऋषभ शेट्टी है, इन्हें प्रेस्टिजियस लीडरशिप इन सिनेमा अवार्ड ये किस फिल्म महोत्सव में प्रदान किया जाएगा? तो ये सम्मानित किए जाएंगे इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न ये भारतीय सिनेमा का ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। आयोजन इसका अभी अगस्त के महीने में किया जाएगा मेलबर्न में। ऋषभ शेट्टी को भारतीय सिनेमा में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए सम्मानित किया जाएगा। कंतारा फिल्म जिसका डायरेक्शन इन्होंने किया था, इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर नई पहचान भी दिलाई थी। हमने देखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कल के दिन लोकमान्य तिलक अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड वैरामथु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड है रणछोड़ लाल गोस्वामी के नाम। ग्रैंड सेंड मास्टर कप सुदर्शन पटनायक। बैंकर ऑफ द ईयर सत्यनारायण राजू। मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अभिलाषा वारा। ताइवान रॉयल ब्लॉक के लिए यांग शुआंग जी ने जीता इंटरनेशनल बुकर प्राइज। यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज मिला सुरानी पत्रकार सिंडिकेट को। विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन अवार्ड से सम्मानित किए गए। जोगनपल्ली संतोष कुमार। WWF नेशनल अवार्ड जीता एन अलीम यूसुफ ने। MS स्वामीनाथन अवार्ड श्रीनिवास राव के नाम। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सयानी गुप्ता। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कैलाश सत्यार्थी के नाम। और एबल प्राइज ये जर्मनी के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन गेल फाल्टिंग्स के नाम रहा है। सवाल 7वां है, भारत की टेक्सटाइल विरासत, हथकरघा, हस्तशिल्प और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने वस्त्र उत्सव 2026 का आयोजन किया? तो ये आयोजन कपड़ा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा रिसेंटली किया गया है। नाम क्या है? वस्त्र उत्सव 2026। ये फेस्टिवल हथकरघा बुनकर, कारीगर, डिजाइनर और टेक्सटाइल उद्यमियों को अपने उत्पाद यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रदर्शित करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। यह आयोजन स्वदेशी टेक्सटाइल और हाथ से बने उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के वोकल फॉर लोकल पहल को भी आगे बढ़ाता है। सवाल 8वां है, किस राज्य ने भारत की पहली महिलाओं के नेतृत्व वाली जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी रही है जिसका नाम दीप्ति है, इस योजना की शुरुआत करी? तो यहाँ से छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो द्वीप्ति योजना लिखी है इसकी फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड वुमन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन, यानी कि बदलाव लाने वाले समावेश के लिए ऊर्जा और नीति पर आधारित विकेंद्रीकृत महिला सशक्तिकरण। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लेकर के आई है ये द्वीप्ति योजना जिसका लक्ष्य है 2030 तक महिलाओं के नेतृत्व वाले 5000 सोलर उद्यम स्थापित करना और 50,000 ग्रीन जॉब्स पैदा करना है। द्वीप्ति योजना महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को रूफ टॉप सोलर इकोसिस्टम से कनेक्ट करता है जिससे वे सोलर सिस्टम को लगाने, इसका मैनेजमेंट करने और रख रखाव करने में सक्षम होती है। इस पहल को छत्तीसगढ़ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया के सहयोग से चालू किया गया। राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और राज्यपाल रमन डेका है। यहाँ पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया गया। टॉप पर इसमें कर्नाटका था, शुभंकर मोरवीर था। रिसेंटली पंडवानी
गायन को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाली तीजन बाई का निधन हुआ, ये छत्तीसगढ़ से थी। घोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट ये छत्तीसगढ़ में हेरिटेज आधारित टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का पहला रामसर साइट घोषित किया गया, लेकिन भारत के कौन से नंबर का है ये आपको बताना है। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए समर्पित पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन यहीं पर किया गया। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने 30 जुलाई यानी कि कल के दिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो अजिंक्य रहाणे यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। रहाणे ने 2011 में भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था और वे टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। 2020-21 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान एडिलेड में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारत को ऐतिहासिक 2-1 से टेस्ट सीरीज इन्होंने जिताई थी और अपने टेस्ट करियर में रहाणे ने 85 टेस्ट मैचों में 5077 रन बनाए, जिसमें कि 12 सेंचुरीज भी शामिल हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण की थीम। तो थीम क्या है? स्केल विदाउट बाउंड्रीज, यानी कि बिना सीमाओं के विस्तार इसकी थीम रही है। ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है, इसका आयोजन अक्टूबर के महीने में दिल्ली में यशोभूमि में किया जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में। ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है, जो दुनिया भर के टेक्नोलॉजी लीडर्स, इनोवेटर्स, स्टार्टअप और पॉलिसी मेकर को एक साथ लाता है। सवाल 11वां है, राष्ट्रपति भवन में द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा शुरू की गई किस पहल से विजिटर्स को अंग्रेजी, हिंदी और 14 भारतीय भाषाओं और साइन लैंग्वेज में जानकारी मिल सकती है? आंसर यहाँ से हो जाएगा ई उपहार, ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शुरू की गई ई उपहार एक ऐसी पहल है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपतियों को विभिन्न अवसरों पर प्राप्त होने वाले जो विशिष्ट उपहार रहे हैं और जो स्मृति चिन्ह रहे हैं, इसकी सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन ई नीलामी यानी कि ई ऑप्शन की जाती है। वैसे इस पोर्टल की शुरुआत प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर करी थी, 2024 में, जिसका हाल ही में तीसरा संस्करण जो है ये जुलाई 2026 में इनके 4 साल पूरे होने के अवसर पर लॉन्च किया गया। इस नीलामी से प्राप्त होने वाला जो धन है, इसका इस्तेमाल सामाजिक कार्य और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए किया जाएगा। मैंने कल आपसे पूछा था किस फिल्म को मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में कौन सा अवार्ड मिला? आंसर इसका था सिल्वर। आप आज का सवाल आप लोगों के लिए है, फिडे का अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आंसर जो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।